Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well and I am also fine. So we were doing विवेक सिंह इकोनॉमी जिसमें हमने डिसाइड किया था कि हम उसके फर्स्ट 4 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे क्योंकि वो फर्स्ट 4 चैप्टर्स प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, ठीक है, जिनमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं और भी जो बाकी एग्ज़ाम्स है वन डे एग्ज़ाम्स है, अगर ठीक है उनमें जो कॉन्सेप्ट्स है अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग हमें है तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमें इकोनॉमी में स्पेशली एंड वैसे तो हर सब्जेक्ट में ऐसा है कि हमको पहले अपना जो बेसिक्स है वो स्ट्रॉन्ग करना है और उसके बाद में उसको करंट अफेयर्स के साथ में सप्लीमेंट करके हम अपना प्रिपरेशन करते हैं। बट इकोनॉमी में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर है, ठीक है, तभी आपको चीज़ें समझ आती है, ठीक है। सो हमने फर्स्ट 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज की वीडियो में हम जो 5 ईयर प्लान्स है, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उनसे भी कई बार, ठीक है, चाहे यूपीएससी है चाहे कोई और वन डे एग्ज़ाम है, उनमें क्वेश्चंस बनते हैं 5 ईयर प्लान से, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम 5 ईयर प्लान्स करेंगे, ठीक है। और ठीक है, और फिर आने वाली वीडियोस में हम लेक्चर्स में देखते हैं कि हम और क्या क्या टॉपिक्स करेंगे, जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी करना है हमें, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, ठीक है। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो सब करना है। और क्या बोलते हैं वो ट्रेड यूनियंस करने हैं हमको, ठीक है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए, सीईपीए एंड दिस कस्टम यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है, ये सब करना है। और उसके बाद में एक और टॉपिक विच आई हैव डिसाइडेड कि हम करेंगे वो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके जो मॉडल्स होते हैं, जैसे कि बूट बू, ठीक है। सो ये हम वो प्रोजेक्ट्स ये सारे जो है अभी ये 4 चैप्टर्स के अलावा ये सारे टॉपिक्स पे भी लेक्चर्स आएंगे। सो आई वुड ट्राई कि या तो ये तो शायद मैं आज ही डाल दूँ, ठीक है। तो कल या परसों में ये सारे लेक्चर्स आ जाएंगे एंड उसके बाद में यू कैन लाइक रिवाइज, ठीक है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम पूरा मे भी यही करते रहें, बिकॉज आई नो कि अभी क्योंकि पेपर्स आने वाले हैं तो यू ऑल हैव टू रिवाइज। तो हम आने वाले 1-2 दिन में ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद में यू कैन रिवाइज, ठीक है। एंड चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ये 5 ईयर प्लान्स है ये विवेक सिंह इकोनॉमी के चैप्टर 6 में है, चैप्टर 6 इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आई। तो इंडियाज़ फर्स्ट आईपीआर was issued in April 1948. The IPR 1948 classified industries into broadly 4 categories, ठीक है। तो इस रेजोल्यूशन ने बेसिकली जो उस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ थी उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ जो इंडस्ट्रीज़ थी वो थी स्टेट मोनोपोली। तो ये वो इंडस्ट्रीज़ थी जिन पे स्टेट की मोनोपोली थी, मतलब सिर्फ स्टेट इंडस्ट्री सेटअप कर सकती थी, प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता था। फॉर एग्जांपल अंडर द एक्सक्लूसिव मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में बेसिक इंडस्ट्रीज़ मतलब जो कि डेवलपमेंट के प्रोसेस में बहुत बेसिक है, बहुत जिनका रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जैसे कि बेसिक इन नेचर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड वर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर थी। बट एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनीज वर अलाउड टू ऑपरेट, बट ऐसा कहा गया था कि 10 to 15 ईयर्स में इनको मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको एक्वायर कर लिया जाएगा, उनको ड्यू कंपेंसेशन देके। बट फॉर्चुनेटली इट वॉज नॉट डन, ठीक है। तो ये कौन सी इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि कोल, आयरन, स्टील, शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड वायरलेस एंड मिनरल ऑयल्स, ठीक है। तो ये कुछ एक बेसिक इंडस्ट्रीज़ थी। तो जब आप इंडस्ट्रीज़ के नाम पढ़ रहे हो तो आपको भी समझ आ रहा होगा कि ये बेसिक क्यों है और इन पे स्टेट की मोनोपोली क्यों है, ठीक है। सो रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज़ वो थी जिनको स्टेट रेगुलेट करेगा कि कितना प्राइसेस कितने रखने हैं, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी, ठीक है। बाकी प्राइवेट सेक्टर इनमें इंडस्ट्री सेटअप कर सकता था, लाइक ऑटोमोबाइल्स, हेवी मशीनरी, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, sugar, paper, cement, cotton, wool and textiles. Government of India would regulate pricing and quantity of production, etc. These industries, government of India would regulate these industries as they were important to the masses. इसलिए government of India regulate करेगा। नाउ प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ कौन सी थी, इन सबको छोड़ के ऑल अदर इंडस्ट्रीज़ वर लेफ्ट ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज कोऑपरेटिव्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या फोकस एरिया क्या था। तो ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है कि
ये पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान का फोकस इस एग्रीकल्चर पे था या हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि किस प्लान में किस चीज़ पे फोकस दिया गया, ठीक है। और जो 90s के 5 ईयर प्लान है, जो स्टार्टिंग ईयर्स के प्लान हैं, उन पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं रादर देन जो 1990 के बाद के जो प्लान्स हैं उन पे इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। बट उससे पहले के जो थे, चाहे वो नेहरू के टाइम पीरियड के हैं या इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड के हैं, उस टाइम के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बट इट कैन चेंज एनी टाइम, यू नो। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 के पीरियड के लिए आया। इसका मेन फोकस वाज ऑन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और भाखरा नागर डैम जो है और हीराकुद डैम है जो महानंदी रिवर पर है, ठीक है, वो इस टाइम पे उनका निर्माण हुआ, ठीक है। और एग्रीकल्चर के साथ में इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस एंड द प्रोविजन ऑफ सोशल सर्विसेज। सो ये जो प्लान था एक सक्सेसफुल प्लान था, क्योंकि टारगेट ग्रोथ थी वो 2.1 थी, लेकिन इसकी जो एक्चुअल ग्रोथ थी वो 3.6% की आई। तो इट वॉज अ सक्सेसफुल प्लान। और इसका मेन फोकस एरिया क्या था? एग्रीकल्चर, ठीक है। Now there were two school of thoughts which were existing at that point of time, ठीक है। तो एक था बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट और एक था कैलकटा स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। सो बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट में कौन था? इट वाज ड्रिवन बाय बिजनेस कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट। मतलब बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट में बिजनेसमैन थे, ठीक है। और कैलकटा स्कूल ऑफ थॉट में कौन थे? इट वाज ड्रिवन बाय अकेडमिक टेक्निकल एंड वेलफेयर इंटरेस्ट, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये जो बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट है इसके नीचे कैलकटा स्कूल ऑफ थॉट के पॉइंट्स हैं और इसके नीचे बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट के पॉइंट है, ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं कैलकटा स्कूल ऑफ थॉट के बारे में। कैलकटा स्कूल ऑफ थॉट के जो मेन इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर प्रशांत चंद्र मेहलानोबिस। आपने सुना भी होगा मेहलानोबिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि कैपिटल इंटेंसिव एंड हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर देना चाहिए एंड इट शुड बी लेड बाय पब्लिक सेक्टर। मतलब सोशलिस्ट टेंडेंसीज थी इस स्कूल ऑफ थॉट की कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे बेसिकली इनका जोर था कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करना है हमको। एक्सपोर्ट प्रमोशन को इन्होंने थोड़ा साइडलाइन कर दिया था कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए एंड लेड बाय पब्लिक सेक्टर। एंड जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करेगा, बट फ्रंट फुट पे वुड बी दी पब्लिक सेक्टर, ठीक है। सो इट एडवोकेटेड अ कैपिटल इंटेंसिव एंड हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड बाय द पब्लिक सेक्टर to build the key industries and control the commanding heights of a new modern industrial income of India. Private sector would play a complementary role, setting up of large plants in sectors such as steel and heavy machinery, ठीक है। और वहीं पे जो बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट था उसमें बिजनेसमैन थे, तो उनका कहना क्या था कि इंडिया में कैपिटल नहीं है बट इंडिया में चीप लेबर है, तो हमें इनको यूज़ करके वेजेस गुड प्रोड्यूस करनी चाहिए। जैसे छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि टॉयज़ हो गए, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें वो करनी चाहिए, जैसे कि साउथ कोरिया एंड जापान स्टार्टेड विद दिस थिंग, ठीक है। और फिर उससे जो पैसा आएगा उससे हम एक्सपोर्ट प्रमोट करेंगे। एंड जो अभी कैपिटल गुड जो इम्पोर्ट कर रहे हैं वो अभी इम्पोर्ट करते हैं और फिर बाद में हम जब हमारा एक्सपोर्ट हम अच्छे से करने लग जाएंगे उसके बाद में हम कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बिजनेसमैन थे इस स्कूल ऑफ थॉट में, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने ऐसा आइडिया क्यों दिया, ठीक है। सो इट बिलोंग टू बॉम्बे इकोनॉमिस्ट CN वाकिल एंड PR ब्रह्मानंद। तो इन्होंने क्या बोला कि इंडिया लैक्ड फाइनेंशियल कैपिटल बट हैज़ प्लेंटी ऑफ चीप ह्यूमन लेबर। सो देयर वाज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जितने व्यक्ति एक काम के लिए चाहिए उससे ज़्यादा वो काम कर रहे हैं और जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है पर लेबर वो बहुत कम है, ठीक है। तो इट सजेस्टेड टू प्रोड्यूस वेज गुड्स और सिंपल कंज्यूमर गुड्स लाइक क्लोथ्स, टॉयज़, शूज़, स्नैक्स, रेडियोज़ एंड बाइसिकल्स फॉर इमीडिएट मास कंजम्पशन। तो उन्होंने कहा कि ये जो चीप ह्यूमन लेबर है इनको यूज़ करके हम ये वाली वेजेस गुड्स बनाएंगे और यही लोग हैं जो इन गुड्स को कंज्यूम करेंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फॉलो किस चीज़ को किया गया, क्योंकि उस टाइम पे सोशलिस्ट टेंडेंसीज थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। उस टाइम पे महंगाई बहुत ज़्यादा थी, तो पीपल वर लाइक नेचुरली अगेंस्ट बिजनेसमैन, ठीक है।
बिजनेसमैन को दे यूज्ड टू कॉल देम प्रॉफिटियर्स। ठीक है, तो उस टाइम पे लोग सिर्फ अपना जो भगवान था वो सिर्फ गवर्नमेंट में देखते थे। ठीक है, कि गवर्नमेंट विल कम टू देयर रेस्क्यू। ठीक है, तो उस टाइम पे सोशलिस्ट टेंडेंसीज थी। तो कैलकाटा स्कूल ऑफ थॉट गॉट एक्सेप्टेड फॉर सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, 1956 टू 61 आपको टाइमलाइन भी याद रखना है, और टाइमलाइन के साथ भी जब अगर आप उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर अगर याद रख सकते हो देन इट वुड बी ग्रेट, क्योंकि फिर आपको जो भी 5 ईयर प्लान है उसकी रिकमेंडेशन याद करने में प्रॉब्लम नहीं होएगी। सो इट गॉट एक्सेप्टेड फॉर बिल्डिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान डॉक्यूमेंट। तो इस 5 ईयर प्लान में क्या कहा गया कि गवर्नमेंट शेल डेवलप द बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। तो वही कि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस की जाएगी, एंड द हाउस होल्ड सेक्टर, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वो अपना कंजम्पशन गुड्स प्रोड्यूस करती रहेंगी। एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स और 3 स्टील प्लांट, भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला के जो 3 स्टील प्लांट है वो इस टाइम पे सेटअप किए गए। तो आप ये चीज़ याद रखना। वर एस्टैब्लिश, कोल प्रोडक्शन इंक्रीज एंड रेलवे लाइन्स एडिड। इसने जो इस प्लान में इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे फोकस किया गया एट द एक्सपेंस ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। दिस मॉडल कंटिन्यूड इन द थर्ड 5 ईयर प्लान ऑल्सो टिल द डेथ ऑफ नेहरू। लाइक नेहरू की डेथ 1964 में हुई थी, तो 1956 से लेकर आप लगभग लगा लो उस टाइम तक कुछ कुछ टेंडेंसीज ऐसे ही रही। ठीक है, तो इसमें बिजनेस क्लास का क्या ओपिनियन आया था, तो उन्होंने उनका क्या ओपिनियन था, दे वर लाइक इट वाज टू टिमिड टू लाइक अपोज। ठीक है, एंड सो दे वर डिफेंसिव ओनली, एंड टारगेट ग्रोथ थी 4.5%, एक्चुअल ग्रोथ इसकी 4.3% आई, तो इट वाज मॉडरेटली सक्सेसफुल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के बारे में। सो 1954 में पार्लियामेंट एक्सेप्टेड द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, सोशलिस्ट टेंडेंसी होती है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर मेन रोल प्ले करता है, जो मेन इंडस्ट्रीज़ है वो पब्लिक सेक्टर के द्वारा ओन करी जा रही है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। ठीक है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसका अपोजिट होता है, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर एक फैसिलिटी यानी कि जो गवर्नमेंट है एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है, और सोशल सेक्टर्स पे यानी कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, जिनसे प्राइवेट सेक्टर मोस्टली दूर रहता है, उनमें अपना जो है इन्वॉल्वमेंट रखता है पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो उस टाइम पे पार्लियामेंट एक्सेप्टेड सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। एंड इस जो IPR ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया इंडस्ट्रीज़ को। पहली कैटेगरी में आती है स्केड्यूल ए। ठीक है, स्केड्यूल ए में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी जिन पे एक्सक्लूसिव मोनोपोली थी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉल्ड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs। इट कॉम्प्रोमाइज्ड 17 एरियाज लाइक एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस रिलेटेड इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, हेवी इलेक्ट्रिकल, टेलीफोन्स एंड कोल एंड अदर की मिनरल्स। ठीक है, स्केड्यूल बी में कौन सी इंडस्ट्रीज थी, इट कंप्राइज्ड ऑफ 12 इंडस्ट्रियल एरिया विच विल प्रोग्रेसिवली बी स्टेट ओन, एंड स्टेट वुड जनरली टेक द इनिशिएटिव इन एस्टैब्लिशिंग न्यू undertaking, but the private enterprise will also be expected to supplement the efforts of the state। मतलब स्टेट की मोनोपोली नहीं है, बट जो मेन जो फ्रंट फुट पे प्ले करेगा वो पब्लिक सेक्टर ही करेगा। नाउ जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, सी ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, एंड स्केड्यूल सी में कौन सी इंडस्ट्रीज़ थी, इट विल इंक्लूड ऑल द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज़, एंड देयर फ्यूचर डेवलपमेंट विल बी इन जनरल बी लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो इसको महिला नोविस मॉडल भी बोलते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान को, क्योंकि ये कैलकटा स्कूल ऑफ थॉट की रिकमेंडेशंस को बेसिकली इसमें फॉलो किया गया, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान को महिला नोविस मॉडल भी बोलते हैं। तो इसका क्या परिणाम हुए, तो क्योंकि हैवी कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन किया गया, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया गया, तो शॉर्टेज होगी कंज्यूमर गुड्स की और बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी, हैवी इन्फ्लेशन। मिक्स्ड इकोनॉमी, वी थॉट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो वी एंडेड अप कंबाइनिंग द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ बोथ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, दोनों के वर्स्ट इफेक्ट हमने कंबाइन किए। ठीक है, so mixed economy ended in combining the worst features of both socialism and capitalism। ठीक है, सोशलिज्म का कंट्रोल एंड कैपिटलिज्म की मोनोपोलीज एंड लॉबीज। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमने उस टाइम पे उसके ये इफ़ेक्ट हुए। एंड उसके बाद में हम आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। तो 1964 में नेहरू डाइड, एंड 1962 में इंडिया एंड चाइना का वॉर हुआ, 1965 में पाकिस्तान एंड इंडिया का वॉर हुआ, एंड 1917 में 1971 में फिर से जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ उसमें भी इंडिया का इन्वॉल्वमेंट था।
एंड 1965 से 66 के बीच में एक सीवियर ड्रॉट आ गई, तो उस टाइम पे तो हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे, ठीक है। तो थर्ड 5 ईयर प्लान चला, तो थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 के बीच में चला, ठीक है। लेकिन आप सोच सकते हो कि जब 2 बार वॉर हो चुका है इस पीरियड में, तो कैसे हालात रहे होंगे। सो इट्स एम वॉज टू मेक इंडिया अ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। Based on the experience of first two plans, agriculture was given top priority to support the export and industry. इसमें जो टारगेट ग्रोथ थी वो 5.6% की रखी गई और एक्चुअल ग्रोथ 2.8% की आई। और पहले तो क्योंकि एग्रीकल्चर डिसाइड किया गया था, बट जब वॉर में डिफेंस इक्विपमेंट्स की कमी पड़ी, और आज भी बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है, कि उस टाइम पे अगर हमारे पास हमारे पास डिफेंस इक्विपमेंट्स होते तो शायद हम चाइना के साथ वॉर में नहीं हारते, ठीक है। तो लेटर फेजेस में इस प्लान का जो मेन फोकस था वो डिफेंस डेवलपमेंट की तरफ भी हो गया था, ठीक है। बट स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी गई थी और इट वाज अ कंप्लीट फेलियर, ठीक है, दिस प्लान, क्योंकि 5.6% की टारगेट ग्रोथ रखी गई थी, 2.8% की आई थी। एंड इसके ऑब्वियस रीज़न थे क्योंकि चाइना इंडिया वॉर हुआ, पाकिस्तान के साथ में वॉर हुआ, सीवियर ड्रॉट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अब इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, 1966 से 69 के बीच में कोई प्लान ही नहीं आया। ये 3 साल के लिए एनुअल प्लान्स आए, ऑल्सो नोन एज प्लान हॉलीडेज, ठीक है। सो प्रिवेलिंग क्राइसिस इन एग्रीकल्चर एंड सीरियस फूड शॉर्टेज, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज की कमी हो गई थी। पीपल वर आस्क्ड कि तुम एक ही टाइम खाना खाओ, ठीक है, उस टाइम पे, ठीक है, इतनी ज़्यादा फूड शॉर्टेज हो गई थी। necessitated the emphasis on agriculture during the annual plans, ठीक है। during these plans a whole new agricultural strategy was implemented. It involved widespread distribution of high yielding varieties of seeds, extensive use of fertilizers, exploitation of irrigation potential and soil conservation। और इसके बाद में आप देखेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आएगी, ठीक है। सो बेसिकली उसके बाद में क्योंकि इतनी फूड शॉर्टेज हो गई थी, तो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस ना करके अब एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, ठीक है। अब 4th ईयर प्लान के बारे में हम देखते हैं। तो ये वो टाइम पीरियड है बेसिकली जब जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आ गई थी, ठीक है, ठीक है। सो इन्होंने 1969 to 74 इनका जो मेन एम्फोसिस था वाज ऑन ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर टू इनेबल अदर सेक्टर टू मूव फॉरवर्ड। द प्लान वाज कंसिडर्ड अ फेलियर क्योंकि टारगेट ग्रोथ 5.7% की थी और एक्चुअल ग्रोथ जो थी वो 3.3% की आई थी। एंड दिस प्लान वाज कंसिडर्ड अ फेलियर क्योंकि इस टाइम पे भी 1971 में वॉर हुआ था। अब 1974 और 79 के बीच में हम देखते हैं, तो इस टाइम पे मैंने आपको बताया था जब मैं RRBs आपको पढ़ाई थी, तो उस टाइम पे जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने गरीबी हटाओ का ऐसा मुहिम चलाया था। तो प्लान में भी कुछ ऐसे से ही आइडियाज़ थे। इट वॉज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च्ड बाय DP धर। इट प्रपोज टू अचीव 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स, रिमूवल ऑफ पोवर्टी, गरीबी हटाओ, एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। इसीलिए आप देखेंगे कि 1975 में RRBs भी आए थे, ठीक है, RRBs सेटअप हुए थे। टारगेट ग्रोथ थी 4.4%, एक्चुअल ग्रोथ 4.8% की आई थी, ठीक है। अब इस टाइम का थोड़ा आप देखें तो 1964 से लेकर 1966 तक, ठीक है, जब 1964 में नेहरू की डेथ हो गई तो उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। देन 1966 से 77 तक इंदिरा गांधी रही, उन्होंने 75 से 77 के बीच में इमरजेंसी लगा दी। 1977 से 79 के बीच में श्री मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए। और फिर 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक चौधरी चरण सिंह वो रहे और उन्होंने अपने मतलब जीवन में बहुत ज़्यादा किसानों के लिए काम किया। तो उनका जो बर्थ है, मतलब उनकी जयंती 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी जल्दी जल्दी गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तो काफ़ी आप इस टाइम पे काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, ठीक है। सो इसके बाद में 5th प्लान के बाद में दो सिक्स्थ प्लान्स इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। पहला जो 6th प्लान था वो 2 साल के लिए इंट्रोड्यूस हुआ एंड उसके बाद में 6th प्लान आया जो कि पूरे 5 साल के लिए रहा, ठीक है। तो जो ये 2 साल के लिए जो 6th प्लान रहा, जो कि जनता गवर्नमेंट ने पुट फॉरवर्ड किया था, इसको रोलिंग प्लान बोलते हैं। 1978 से 80 के बीच में जो रहा, सो देयर वर 2 6 प्लान्स। जनता गवर्नमेंट पुट फॉरवर्ड अ प्लान फॉर 1978 टू 1983, ठीक है, बट ऑफकोर्स फिर गवर्नमेंट फॉल हो गई तो फिर वो पूरा प्लान नहीं हो पाया एंड दे एम्फोसाइज्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रोज़गार के ऊपर उन्होंने वो किया।
सिक्स प्लान आया 1980 से 85 के बीच में। इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, ठीक है। तो एक युवा नेता थे, तो उन्होंने आईआईटीज़ की, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इन सब की बातें की थी, ठीक है। सो द प्लान फोकस्ड ऑन इंक्रीज इन नेशनल इनकम, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंश्योरिंग कंटिन्यूस डिक्रीज इन पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड इन्होंने टारगेट ग्रोथ रखी 5.2% की, एक्चुअल ग्रोथ आई 5.7% की, ठीक है। तो सेवन्थ प्लान पे आ जाते हैं। 1985 से 90 के बीच में जो था, सेवन्थ प्लान एम्ड एट एक्सेलरेटिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड रेजिंग प्रोडक्टिविटी विद फोकस ऑन फूड वर्क प्रोडक्टिविटी। द प्लान वॉज वेरी सक्सेसफुल। टारगेट ग्रोथ 5.0% की थी, एक्चुअल ग्रोथ 6.0% की आई। नाउ एट्थ प्लान। So eighth plan was postponed by 2 years because of political uncertainty at the center, ठीक है। आप देखोगे 1991 पे LPG रिफॉर्म्स भी आए, ठीक है, लिबरलाइजेशन वाले रिफॉर्म्स थे, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग लिबरलाइजेशन अंडर PM श्री PV नरसिम्हा राव, ठीक है। टारगेट ग्रोथ 5.6% की थी, एक्चुअल ग्रोथ 6.8% की थी। तभी आज के टाइम पे जो लिबरलाइजेशन के जो रिफॉर्म्स आए थे उनको अच्छा बताया जाता है, क्योंकि डिसीजंस अपने आप में राइट और रॉन्ग नहीं होते, ठीक है। उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, दैट मेक्स इट राइट और रॉन्ग, ठीक है। अब आ जाते हैं नाइन्थ प्लान पर, ठीक है। तो टोटल हमें 12 प्लान्स के बारे में पढ़ना है। नाइन्थ प्लान 1997 से 2002, तो इस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। सो गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन, क्योंकि अब इस टाइम तक आते आते गवर्नमेंट हमारे इंडिया में थोड़ी स्टेबिलिटी आ चुकी थी, तो ऐसा नहीं था कि हाँ खाने के ही लाले पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सोशल सेक्टर के ऊपर भी ध्यान देना शुरू किया, ठीक है। सो गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। नाइन्थ प्लान एम टू डिपेंड प्रीडोमिनेटली ऑन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो अब ये देखो, एनडीए गवर्नमेंट आज से ही प्राइवेट सेक्टर के साथ में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं रखती, उस टाइम से ही प्राइवेट सेक्टर के साथ में इन्वॉल्वमेंट रख रही थी, जबकि पहले सोशलिस्ट टेंडेंसीज थी जो पहले की जो गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट, ठीक है। सो नाइन्थ प्लान एम टू डिपेंड प्रीडोमिनेटली ऑन द प्राइवेट सेक्टर इंडिया एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर इंडियन एज वेल एज फॉरेन, ठीक है। स्टेट वॉज एनविसाज्ड टू इंक्रीजिंगली प्ले द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर एंड इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व इटसेल्फ विद सोशल सेक्टर, दैट इज एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जहाँ पे नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर वुड नॉट इन्वेस्ट, ठीक है। सो टारगेट ग्रोथ क्या थी 6.5% और एक्चुअल ग्रोथ आई 5.4%। अब आता है टेंथ प्लान। टेंथ प्लान था 2002 से 2007, ठीक है। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। So recognizing that economic growth can't be the only objective of national plan, 10th plan had set monitorable targets for few key indicators, ठीक है, of development beside growth target। तो growth के target के साथ साथ में उन्होंने और भी indicators की बात करी, जैसे कि reduction in gender gap in literacy and wage rate, reduction in infant and maternal mortality rate, improvement in literacy, access to potable drinking water, cleaning of major polluted rivers, etc. Governance was considered as factor of development and agriculture was declared as a prime moving force of the economy, ठीक है। अब 11th प्लान इस टाइम पे भी जो मनमोहन सिंह थे उनकी गवर्नमेंट थी। सो 11th प्लान वाज आल्सो एम टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 12th प्लान पे, जो 2012 से 2017 के बीच में रहा। तो एक्चुअल टारगेट ग्रोथ थी 8% और एक्चुअल ग्रोथ 6.5% की आई, ठीक है। तो क्या था इसका टारगेट, था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि पॉवर्टी रिडक्शन, प्रमोटिंग ग्रुप इक्वालिटी, रीजनल बैलेंस, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, एम्पावरिंग पीपल, ठीक है। और सस्टेनेबल का मतलब है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल लाइक हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, IT एक्सेट्रा, टेली कम्युनिकेशन, रोड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ठीक है। सो दिस वॉज इट विद दिस लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो डू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो शेयर दीज लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस channel. And yes, thank you so much for watching. And one thing, if you want notes, then I provide my link in the description box, so you can contact me there. And yes, thank you so much for watching.